हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम स्ट्रीट लायबिलिटी के बारे में समझेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमें कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें। हमारा फ़ोन पे, पेटीएम नंबर, गूगल पे हमने यहाँ लिख दिया है। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पेज में फॉलो नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ पहले इंस्टाग्राम पेज में फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर लाइव आते रहते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, लीगल मैटर हो, कोई डिवोर्स का मैटर हो, कोई भी हो, हम उसके जवाब भी वहाँ देते हैं। तो प्लीज़ आप उसको फॉलो जरूर कर लें। और इसके साथ साथ हमने अपना एक नया चैनल शुरू किया है ब्लॉग विद ट्विंस के नाम से। ब्लॉग विद ट्विंस हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, उसे प्यार दें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट लायबिलिटी की, तो टोट के अंदर लायबिलिटी की बात की जाए, सबसे पहले मैं स्ट्रीट लायबिलिटी को इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हैं सब आपको बता दूंगा, और फिर मीनिंग, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लंबी हो सकती है, पर आप अगर ये वीडियो देख लोगे आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपको यहाँ वहाँ किसी चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट लायबिलिटी की, देखो लायबिलिटी जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी हो सकती है, एक नो फॉल्ट लायबिलिटी हो सकती है। तो एक हाँ जी, तो जो लायबिलिटी है लॉ ऑफ टोट में वो फॉल्ट बेस्ड भी हो सकती है और नो फॉल्ट भी हो सकती है। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपका फॉल्ट है, आपकी गलती है, इसलिए आपकी लायबिलिटी हो रही है। जैसे आपने न्यूसेंस क्रिएट किया तो आपकी गलती, आपने न्यूसेंस क्रिएट किया इसलिए आपकी लायबिलिटी बन जाएगी कि आपको कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है। जैसे आपने नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करी, किसी का एक्सीडेंट कर दिया, आपने फॉल्ट किया, आपकी लायबिलिटी बन गई। ये होती है फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। जितने भी टोट हैं, चाहे न्यूसेंस हो, चाहे ट्रेसपास हो, चाहे नेग्लिजेंस हो, वो सभी फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी के ऊपर ही बेस करते हैं। इसके साथ साथ एक लायबिलिटी होती है नो फॉल्ट लायबिलिटी। नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी आपकी लायबिलिटी बन जाती है। अर्थात आप चाहे बिल्कुल सही हो, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हो सकते हैं लॉ ऑफ टोट के अंदर जब आपकी लायबिलिटी बन जाती है, इवन दो आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कोई नेग्लिजेंटली काम नहीं किया, आपने केयरफुली काम किया, फिर भी आपकी लायबिलिटी बन जाती है। इसी को बोलते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। और अब अगर बात की जाए स्ट्रीट लायबिलिटी की, तो ये भी एक किस्म की नो फॉल्ट लायबिलिटी ही है। तो स्ट्रीट लायबिलिटी नो फॉल्ट लायबिलिटी है। इसके साथ साथ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो भी नो फॉल्ट लायबिलिटी ही होती है। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रीट लायबिलिटी में क्या फ़र्क है ये डिटेल में समझेंगे अलग से। पर इस वीडियो में इतना समझ लो कि जो नो फॉल्ट लायबिलिटी है ये एक तो स्ट्रीट लायबिलिटी होती है, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है। अगर बात की जाए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप जो लिख रहे हो वो मैटर जो बता रहा हूँ सब लिख सकते हो। थोड़ा सा बात की जाए स्ट्रीट लायबिलिटी की, तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो इंग्लैंड से हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो ओरिजिन हुआ है वो इंडिया से हुआ है। तो अब हम इसके मीनिंग के बारे में समझ लेते हैं, स्ट्रीट लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ मीनिंग की स्ट्रीट लायबिलिटी की, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रीट लायबिलिटी मीन्स ए लायबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट। क्या मतलब होता है? हाँ दोस्तों, तो अगर बात की जाए स्ट्रीट लायबिलिटी की, इसका मतलब होता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट। उसका कोई फॉल्ट नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी लायबिलिटी हो जाती है। स्ट्रीट लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी, अर्थात लायबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट। आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आपकी लायबिलिटी बन जाती है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने घर आपने कुत्ता पाला हुआ है, डॉगी पाला हुआ है, वो डॉगी बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है, आप पाल सकते हो, आपको राइट है। आपने कुत्ता जो है घर में बांधा भी हुआ है, बांध के रखा है, लेकिन हुआ क्या, कुत्ता मान लो रस्सा तोड़ के चला गया गली में, और गली में उसने किसी को काट लिया, और जिसको काटा उसको काफ़ी इंजरी आ गई, और जिसको काटा उसने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आपके कुत्ते ने मुझे काटा है, मुझे नुकसान हुआ है, और बहुत सारा
डॉक्टर के पास भी खर्चा हो गया मेरा, तो आप प्ली ले सकते हो कि सर मेरी क्या गलती है, मैं कौन सा इसको कटवाना चाहता था, मैं कौन सा चाहता था कि मेरा कुत्ता इसको काटे, मैंने तो उसको बांधा भी था, मेरी क्या गलती है। लेकिन इसके बावजूद आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप केयरफुली काम कर रहे थे, फिर भी स्टेट लाइबिलिटी के अंडर आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, अर्थात लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट। आपकी लाइबिलिटी, आपकी कोई फॉल्ट नहीं था, आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी और आपको कंपनसेशन देने के लिए बोला जा सकता है और आपको कंपनसेशन देना भी पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसको आपके कुत्ते ने काटा। तो ये जो है ये स्टेट लाइबिलिटी के अंडर आता है। तो इसका मीनिंग आई होप आपको समझ आ गया है कि स्टेट लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन। अब हम बात कर लेते हैं इसके डेवलपमेंट की, स्टेट लाइबिलिटी के ओरिजिन की। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं बात करूं स्टेट लाइबिलिटी के डेवलपमेंट की, ओरिजिन की, तो इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी या ओरिजिन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में केस हुआ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में स्टेट लाइबिलिटी के कंसेप्ट को डेवलप किया गया और ये डेवलप जो कंसेप्ट किया था, जिन जज ने किया था उन जज का नाम था जस्टिस ब्लैकबर्न। जस्टिस ब्लैकबर्न ने ये कंसेप्ट डेवलप किया था। तो हम पहले रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के फैक्ट्स क्या हुए केस में वो समझ लेते हैं। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था, एक फ्लेचर था व्यक्ति, तो इसके ऊपर केस हुआ है, ये डिफेंडेड होगा, रायलैंड प्लेंटिफ था। तो केस में क्या हुआ था, ये जो फ्लेचर था इसकी एक मिल थी, अपनी एक मिल थी, जैसे मिल होती है अलग अलग मिल, कोई फ्लोर मिल होती है, आटा वाली आटा बनाने वाली मिल, वैसी एक मिल थी इसकी। और इसकी मिल को ना चलाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत थी, अर्थात बिजली की ज़रूरत थी, प्लस पानी की ज़रूरत भी थी। तो फ्लेचर ने क्या किया, अपनी लैंड में एक डैम बनवा लिया, रिजर्वायर बना लिया। इसको लगा कि मैं अपनी लैंड में एक डैम बना लेता हूँ, उस डैम से मुझे बिजली बनाने में भी हेल्प मिल जाएगी और मेरी मिल में बिजली की ज़रूरत पड़ती ही है, तो मेरी जो बिजली यहाँ से आएगी अपनी मिल चला लूँगा, प्लस यहाँ का जो पानी होगा उस पानी से मैं अपने लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी पानी का यूज़ भी कर लूँगा। तो फ्लेचर ने क्या किया, अपनी ज़मीन में एक डैम बनवाया और इसने जो डैम बनवाया वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प से बनवाया, अर्थात किसी को हायर कर दिया इंजीनियर को और बोला डैम बना के दो मुझे। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने जब डैम बनाया, इसकी ज़मीन में बना सकता है, राइट है इसको ज़मीन में डैम बनाने का, बना सकता है, इसने बनाया। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ना इस मतलब कि इस डैम को बनाते टाइम कुछ शेर थे, कुछ बीच में शेर थे, उनको भरा नहीं, डैम के भरा नहीं, भरना वो भूल गया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो बाद में क्या हुआ, डैम में पानी डाल दिया गया। जब डैम में पानी डाल दिया गया तो एक दिन कुछ बारिश हुई, तो डैम का जो स्तर था, रिजर्वायर जो थी, तालाब जो था पानी का बहुत बड़ा, उसमें पानी बढ़ गया। जब पानी बढ़ा तो पानी निकलने लग पड़ा और निकलते निकलते वो प्लेंटिफ अर्थात जो रायलैंड है इसकी एक कोल माइंस थी, कोल माइंस बहुत पुरानी कोल माइंस थी, कोयले की खदान थी, माइंस। तो इसमें पानी बढ़ गया। जब इसमें पानी बढ़ गया तो इसकी जो खदान थी वो ख़राब होगी। जब रायलैंड की खदान ख़राब होगी, इसको नुकसान हुआ, तो इसने फ्लेचर के ऊपर केस कर दिया। तो ये बन गया प्लेंटिफ, फ्लेचर बन गया डिफेंडेंट। तो रायलैंड ने क्या बोला कोर्ट में कि सर इसके डैम से निकले हुए पानी की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, मेरी पूरी माइन ख़राब हो गई है, तो मुझे मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। तो फ्लेचर ने क्या प्ले ली कि सर मैं कौन सा इसकी कोल माइंस को ख़राब करना चाहता था, मेरी इंटेंशन ऐसी थी ही नहीं और मैंने कोई नेग्लिजेंटली काम भी नहीं किया। इवन जो मैंने डैम बनवाया वो भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से बनाया, तो मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। तो कोर्ट ने बोला, जस्टिस ब्लैकबर्न ने, कि ठीक है आपकी गलती नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट है नो फॉल्ट लाइबिलिटी का, अर्थात लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट, आपका फॉल्ट नहीं है फिर भी आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने इस फ्लेचर को लाइबल किया और उसको कंपनसेशन देने के लिए बोला। इवन तो इसकी गलती नहीं थी, इसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया था, लेकिन कोर्ट ने नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट डेवलप कर दिया और स्टेट लाइबिलिटी को डेवलप करके इसको लाइबल कर दिया और इसको कंपनसेशन देना पड़ा था। तो ये डेवलपमेंट होगी। अब हम इसके इसेंशियल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम इसेंशियल्स ऑफ स्टेट लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो इसेंशियल्स की बात की जाए तो मेनली 3 इसेंशियल्स हैं स्टेट लाइबिलिटी के। अगर ये तीनों इसेंशियल पूरे हो गए तो आप स्टेट लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो सकते हो, आपको लाइबल किया जा सकता है। ये तीनों जो इसेंशियल है स्टेट लाइबिलिटी के, ये भी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस के बाद ही
उस केस के बेस पे ही डेवलप हुए थे। तो जो पहला इसेंशियल है वो है सम डेंजरस थिंग्स मस्ट हैव बीन ब्रॉट बाय ए पर्सन ऑन हिज लैंड। सम डेंजरस थिंग्स मस्ट हैव बीन ब्रॉट बाय ए पर्सन ऑन हिज लैंड, अर्थात एक व्यक्ति सबसे पहले कुछ डेंजरस थिंग्स अपनी लैंड में लेकर आता है। डेंजरस थिंग्स कुछ भी हो सकती है, डेंजरस थिंग्स इवन इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इवन कोई एनर्जी हो सकती है, गैसेस हो सकती हैं। और अगर बात की जाए राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, इसमें डेंजरस थिंग्स क्या थी, वाटर था। वाटर वैसे डेंजरस थिंग्स नहीं होता, लेकिन अगर सिंपल वाटर हो, कम वाटर हो, अगर लिमिटेड मात्रा में हो, वो डेंजरस नहीं होता। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड वाटर लेके आते हो, एक्सेसिव मात्रा में लेके आते हो, तो वो वाटर डेंजरस थिंग्स का रूप ले सकता है। तो कोर्ट ने राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में कहा था कि डेंजरस थिंग्स वाटर था, जो कि एक्सेसिव मात्रा में था। दूसरा जो इसेंशियल है वो है एस्केप ऑफ दैट डेंजरस थिंग्स, या फिर द थिंग्स दैट ब्रॉट और कैप्ट बाय ए पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट एस्केप, अर्थात जो थिंग्स लेकर आए हैं वो एस्केप हो गई। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में भी यही हुआ था, जो डेंजरस थिंग्स था, जो वाटर था, वो एस्केप हो गया था। एस्केप का मतलब होता है कि निकल जाना, अपने स्थान से निकल जाना, अपने स्थान में से शूट कर कहीं और पहुंच जाना। तो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या होता, जो वाटर था अर्थात जो डेंजरस थिंग्स थी वो वहां से निकलकर प्लेंटिफ की कोल माइंस में चली गई थी। तो अगर आप डेंजरस थिंग्स अपनी लैंड में लेकर आते हो कोई बात नहीं, ला सकते हो, लेकिन अगर उसका एस्केप हो गया और वो दूसरे व्यक्ति को हानि कर देती है वहां से निकलकर, तो आप लायबल हो जाओगे। जैसे मान लो आपने लुआइन शेर पाल रखा है, डेंजरस थिंग्स है, कोई बात नहीं पालो, लेकिन अगर वही शेर आपके घर से भागकर कहीं पड़ोसी के घर में घुस गया, उसको काट लेता है, अर्थात डेंजरस थिंग्स का एस्केप हो गया, वो वहां से भाग गई, तो आप लायबल होंगे स्टेट लायबिलिटी के अंडर। आपको लायबल किया जा सकता है, इवन दो आपकी इंटेंशन ना हो, आपकी कोई गलती भी ना हो, आप चाहते भी ना हो ऐसा हो, लेकिन आप लायबल बन जाओगे। तो स्टेट लायबिलिटी के लिए दो इसेंशियल ये हो गए, पहला डेंजरस थिंग्स बंदा लेकर आएगा अपनी लैंड में, प्लस उसका एस्केप हो जाएगा। तीसरा क्या है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ, देखो एक तो होता है नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अर्थात प्राकृतिक तौर पे किसी जमीन को यूज करना, लैंड को यूज करना, वो तो अलाउड होता है। आप बिजली जला रहे हो, आपने बल्ब जलाया हुआ है, आप जला सकते हो। अगर वही बल्ब टूटता है, उससे आग लग जाती है, आगे पड़ोसी अगर में आग पहुंच जाती है, तो आप लायबल नहीं हो, आप नेचुरल यूज कर रहे हो लैंड का। पर अगर आप नॉन नेचुरल यूज करते हो तो वो खतरनाक हो सकता है। अर्थात मान लो आप बहुत हैवी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर रहे हो, या बिजली अपने घर में यूज कर रहे हो, अगर लाइट यूज कर रहे हो, उससे आग लग जाती है, तो आप नॉन नेचुरल यूज कर रहे हो लैंड का। अगर राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस की बात की जाए, तो इसमें भी जो वाटर था वो बड़े एक्सेसिव मात्रा में था, तो वो प्राकृतिक रूप में नहीं यूज़ हो रहा था, वो अप्राकृतिक रूप में यूज़ हो रहा था, इसलिए ही उसको लायबल किया गया था फ्लेचर को। तो ये तीनों इसेंशियल अगर होते हैं तो आप लायबल हो जाओगे स्टेट लायबिलिटी के लिए, अर्थात आपकी लायबिलिटी बन जाएगी विदाउट एनी योर फॉल्ट, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने डेंजरस थिंग्स, एस्केप, नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड में कोई केस लो नहीं बताया, पर मैं अब इसके केस लो बताऊंगा इकट्ठे ही, आपको दो तीन चार केस लो बताऊंगा। वो 3-4 केस लो आप कहीं भी फिट कर सकते हो, इन तीनों से वो मिलते जुलते होंगे, आप यहाँ भी फिट कर सकते हो, यहाँ भी मैं तीनों को लेकर चलूंगा, आपको समझा भी दूंगा, तो आप कहीं भी फिट कर देना केस लो। तो सबसे पहला केस लो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस है चीटर वर्सेस कैटर। इस केस में क्या हुआ था चीटर वर्सेस कैटर में, कि एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन में कुछ पॉइजनस ट्री उगाए थे, जहरीले पौधे उगाए थे। वो पौधे पेड़ बड़े बड़े हो गए थे, उनकी शाखाएं जो थी वो फैल गई थी, और वो पड़ोसी के घर में पहुंच रही थी, और पड़ोसी का कोई जानवर था, उसने वो शाखाएं, वो पेड़ के पत्ते खा लिए, और पड़ोसी का जानवर मर गया। तो पड़ोसी ने केस फाइल कर दिया व्यक्ति के ऊपर कि इसने जो है अपने घर में डेंजरस थिंग्स लाई, इन डेंजरस थिंग्स का एस्केप हो गया, और ये अपनी लैंड को नॉन नेचुरली यूज कर रहा था, तो मुझे कंपनसेशन दिया जाए और इस व्यक्ति को स्टेट लायबिलिटी के अंडर लायबल किया जाए। तो कोर्ट ने लायबल किया भी, कोर्ट ने बोला कि आप अपनी जमीन में डेंजरस थिंग्स लेकर आ रहे हो, खुद ला सकते हो कोई बात नहीं, पर उनका एस्केप भी हो रहा है, उसकी शाखाएं आपके पड़ोसी के घर पहुंच गई, अर्थात आप लायबल हो स्टेट लायबिलिटी के लिए। पहला केस तो चीटर वर्सेस कैटर हो गया। अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो दूसरा केस है गिल वर्सेस वाकर। गिल वर्सेस वाकर के केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था
डिफेंडेंट जो था जिसके ऊपर केस किया गया था, उस व्यक्ति के घर में अपने आप जहरीले पौधे, जहरीले पॉइजनस ट्री उग जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और उनकी शाखाएं जो है पड़ोसी के घर में पहुंचना लग पड़ती हैं। तो पड़ोसी का जानवर जो है उन शाखाओं को खा लेता है और वो मर जाता है। तो पड़ोसी केस फाइल कर देता है उसके ऊपर, किसके लिए? स्ट्रीट लाइबिलिटी के अंडर लाइबल करने के लिए। तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या डिफेंडेंट लाइबल होगा स्ट्रीट लाइबिलिटी के अंडर? तो कोर्ट वही देखती है एसेंशियल को। पहली बात, डेंजरस थिंग्स, वो पॉइजनस ट्री डेंजरस थिंग्स तो थे, ठीक है, लेकिन वो जो डेंजरस थिंग्स थे, जो पॉइजनस ट्री थे, वो अपने आप ही उग गए थे। कोई उसको उगाया नहीं था, प्लेंटिफ ने, सॉरी डिफेंडर ने खुद नहीं उगाया था, वो अपने आप ही उग गए थे। अर्थात जो डिफेंडर था वो खुद डेंजरस थिंग्स अपनी लैंड में लेकर नहीं आया था, उन डेंजरस थिंग्स का स्केप भी हुआ था, पर वो प्लेंटिफ खुद लेकर नहीं आया था, वो अपने आप ही उग गए थे। तो इस केस में कोर्ट ने डिफेंडर को लाइबल नहीं किया। उन्होंने बोला डिफेंडर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो जहरीले पदार्थ हैं, जो जहरीले पेड़ हैं, उनके जो वो अपने आप ही उग गए हैं, इसमें तो डिफेंडर की कोई गलती ही नहीं है। इवन तो उसका स्केप हुआ, पर डिफेंडर ने वो डेंजरस थिंग्स अपनी लैंड में लाई ही नहीं, इसलिए हम डिफेंडर को लाइबल नहीं कर सकते। अब हम तीसरा केस लो समझ लेते हैं। हाँ जी, मिसेस रीड वर्सेस लियोन एंड कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी थी, उस कंपनी में ब्लास्ट हो जाता है। जब कंपनी में ब्लास्ट हुआ तो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को काफ़ी हार्म होता है, काफ़ी नुकसान होता है। तो जो कंपनी में काम करते थे कुछ लोग, जिनको हार्म हुआ, कुछ को नहीं हुआ, कुछ को हुआ, उन्होंने केस फाइल कर दिया कंपनी के मालिक के ऊपर, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, किसका? स्ट्रीट लाइबिलिटी का, कि कंपनी जो है वो स्ट्रीट लाइबिलिटी के अंडर लाइबल होनी चाहिए और हमें मुआवजा मिलना चाहिए। तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन राइज हो गया कि क्या कंपनी को स्ट्रीट लाइबिलिटी के लिए लाइबल किया जा सकता है? और अगर लाइबल किया जा सकता है तो भी किया जा सकता है जब तीनों एसेंशियल पूरे होंगे। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो कंपनी थी वो अपनी डेंजरस थिंग्स तो लाई थी, डेंजरस थिंग्स अर्थात जो गैसेस थी वो डेंजरस थिंग्स ही थी, वो लेकर आई थी, लेकिन उसका स्केप नहीं हुआ था, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था वो कंपनी के ही लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया था। वो ब्लास्ट बाहर तक नहीं पहुंचा था, बाहर आने जाने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए हम कंपनी को लाइबल नहीं कर सकते स्ट्रीट लाइबिलिटी के अंडर। हम किसी और लोग के अंडर लाइबल कर सकते हैं कंपनी को, पर स्ट्रीट लाइबिलिटी के अंडर कभी लाइबल नहीं कर सकते, इसलिए इस केस में स्ट्रीट लाइबिलिटी के अंडर कंपनी को लाइबल नहीं किया गया था। अब दोस्तों हम स्ट्रीट लाइबिलिटी के कुछ एक्सेप्शन को लेते हैं कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं एक्सेप्शंस ऑफ स्ट्रीट लाइबिलिटी की बात करूं तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका केस इन 5 जगह पे पड़ जाता है, आप अपना केस इन 5 जगह पे ले आते हो तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। जनरली जो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे ट्रेसपास हो गया, चाहे न्यूसेंस हो गया, चाहे नेग्लिजेंस हो गया, उन केसेस में आपके पास 8 की जनरल डिफेंस अवेलेबल होते हैं। हमने उन जनरल डिफेंसेस की वीडियो बना रखी है, लेकिन स्ट्रीट लाइबिलिटी के केस में केवल 5 जनरल डिफेंस आपके पास होते हैं अवेलेबल। आप इन 5 जनरल डिफेंस की सहायता से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। डिफेंस कौन लेता है? डिफेंडेंट लेता है। तो डिफेंडेंट इन 5 जनरल डिफेंस की सहायता से अपने आप को बचा सकता है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले जनरल डिफेंस की, प्लेंटिफ हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि जितने भी जनरल डिफेंस है मैंने डिटेल में भी वीडियोस बना रखी हैं, इनके ऊपर मैंने सारी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो ये आपको ऐसे समझ आ जाएगा, पर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, पर यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा, पर मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है अलग वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्लेंटिफ हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, अर्थात अगर डिफेंडर प्रूव कर दे कि जो प्लेंटिफ है, केस करने वाला है, वो खुद ही गलत है, उसके पार्ट में फॉल्ट है, तो क्या होगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो स्ट्रीट लाइबिलिटी के अंडर लाइबल नहीं होगा। जैसे कि एक केस लो हुआ पोंटिंग वर्सेस नोकस, 1849 केस लो है। इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसने अपने घर में कुछ जहरीले पौधे उगाए थे, कुछ पॉइजनस ट्री उगाए थे, लेकिन जो पौधे उगे थे वो उसकी ज़मीन पे थे, उसकी शाखाएं भी यहाँ वहाँ नहीं जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, जो उसका पड़ोसी था जिसने केस फाइल किया था, अर्थात प्लेंटिफ, उसके घोड़े ने क्या किया, अपनी गर्दन आगे कर जो है उन पत्तियों को खाया, अर्थात जो प्लेंटिफ था उसका घोड़ा डिफेंडेंट की ज़मीन में घुसकर उसकी पत्तियां खा गया, जो पौधा था, तो वो मर गया, प्लेंटिफ का घोड़ा मर गया। तो प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया डिफेंडेंट के ऊपर कि इनके जहरीले पत्तियों से, पेड़ों से जो पत्ते थे उससे मेरा घोड़ा मर गया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, जो केस करने वाला व्यक्ति है उसका घोड़ा खुद ही गलत था, अर्थात प्लेंटिफ हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, वो खुद ही गलत था, उसके पार्ट में फॉल्ट था, इसलिए हम लोग डिफेंडेंट को लाइबल नहीं कर सकते।
तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरा डिफेंस। हाँ जी गाइस, तो दूसरा जनरल डिफेंस है एक्ट ऑफ कोर्ट। एक्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? भगवान का कार्य। अगर जो डिफेंडेंट है वो ये प्रूव कर दे कोर्ट में जाके कि सर जो भी गलती हुई है, जो भी नुकसान हुआ है वो भगवान की वजह से हुआ है, भगवान के कार्य से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है, और जो भी हुआ वो मेरे हाथों से बाहर था, मेरे कंट्रोल से बाहर था, तो वो डिफेंस ले सकता है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है द वर्क डन बाय द गॉड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो जाना, उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए तो जो डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, जैसे कि फ्लड आ जाना, जैसे केस हुआ निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का। उस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन पे एक डैम बनाया था और डैम में पानी डाला हुआ था, लेकिन हुआ क्या, एक बार बहुत सारी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश, कि उस बारिश डैम में जो पानी था वो पानी का स्तर बढ़ गया और जो पानी को रोकने वाली चीज़ें थी, जो गेट थे वो टूट गए और पानी जो है बड़े प्रेशर से गया और उस पानी ने केस करने वाले व्यक्ति के अर्थात प्लेंटिफ के तीन ब्रिज को तोड़ दिया। 3-4 पुल थे वो तोड़ दिए। जब पुल तोड़ दिए तो उसने केस फाइल कर दिया कि इसकी जो रिजर्वायर थी, डैम था, उससे जो पानी आया बड़े ज़्यादा प्रेशर में, उसकी वजह से मेरे पुल टूटे, मुझे मुआवजा दिया जाए। तो कोर्ट ने बोला, जो बंदा डैम बनाने वाला था उसने डिफेंस लिया एक्ट ऑफ कोर्ट का कि मेरी क्या गलती है इसमें, मेरी कोई गलती नहीं है, पानी का स्तर ठीक था, ये तो इतनी ज़्यादा हैवी बारिश हुई, इतनी रेनफॉल हुई कि मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो मैं क्या करता। तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही बात है, इसको जो डिफेंडर था उसको एक्ट ऑफ कोर्ट का डिफेंस मिला। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो एक्ट ऑफ कोर्ट को तो प्लीज़ वीडियो को देखें, मैंने 15 मिनट की वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें और भी ज़्यादा केस तो डिस्कस किए हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम तीसरा जनरल डिफेंस डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर डिफेंडर जो है वो कोर्ट में प्रूव कर दे कि जो भी प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है वो थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है, तब भी डिफेंडर जो बच सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैं बताऊं एग्जांपल है कि जो डिफेंडेंट है, एक पर्सन है, उसकी गली के बाहर प्रॉपर एक नाली बनाई है उसने, उस नाली से उसके घर की गंदगी जाती है, प्रॉपर उसका ड्रेनेज है, प्रॉपर पानी जाता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आकर क्या करता है, उस नाली को ब्लॉक कर देता है। थर्ड पर्सन ने ब्लॉक करी और वहाँ पे जो ब्लॉक करने के बाद पानी जो है बाहर को निकल के पड़ोसी के घर में जहाँ शुरू हो जाता है गंदा पानी, प्लस मच्छर होने इकट्ठे हो जाते हैं होना वहाँ पे, तो पड़ोसी केस फाइल करेगा। तो जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा, जिसकी नाली है, वो डिफेंस ले सकता है, सर मेरी क्या गलती है, गलती तो थर्ड पर्सन की है, थर्ड पर्सन ने जो है वो नाली को रोक दिया, नाली का जो बहाव था, मैंने तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, प्रॉपर पानी जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो थर्ड पार्टी ने गलती करी, उसकी गलती का मैं भुगतान क्यों करूँ, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा। अब हम चौथा डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ की बात करूं तो अगर डिफेंडेंट कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि जो भी नुकसान हुआ है प्लेंटिफ को, उसमें उसने अपनी कंसेंट दी थी, अपनी सहमति दी थी, तब भी डिफेंडेंट अपने आप को बचा सकता है। हमने इसके रिगार्डिंग एक डिटेल में मैगजीन पढ़ी थी, ब्लेंटी नॉन फिट इंजुरिया, उसमें बहुत सारे केस दो पढ़े थे कि उसके जैसी ही है वही है, ये वैसा ही है, मतलब बोलने का, अगर आपको ब्लेंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब पता है तो वही चीज़ यहाँ पे है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ का मतलब ये होता है कि जो केस करने वाला व्यक्ति है उसने अपनी सहमति दी थी उस नुकसान को झेलने के लिए और बाद में वो केस फाइल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस हुआ, उसमें क्या था, 2 व्यक्ति थे, वो एक बिल्डिंग में रहते थे, एक नीचे के फ्लोर में एक ऊपर के फ्लोर में। जो दोनों बंदों ने क्या किया, एक टंकी ऊपर रख ली, ऊपर लैंटर में टंकी रख ली कि दोनों लोग जो उस टंकी का पानी यूज़ कर लेंगे। दोनों ने अपनी सहमति से ही टंकी रखी, दोनों ने कंसेंट दी और टंकी रख ली। लेकिन उस टंकी में क्या हुआ, वो टंकी चूहे ने काट दी, कतर दी या कुछ हुआ कि उस टंकी से पानी लीक होने लग पड़ा। वो पानी क्या है, एक व्यक्ति के जो ग्राउंड फ्लोर में रहता था उसके घर में घुस गया बहुत सारा पानी और उसका बहुत सारा सामान खराब हो गया, तो उसने केस फाइल कर दिया, वो प्लेंटिफ बन गया। उसने किसके ऊपर केस फाइल किया, अपने से ऊपर फ्लोर में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर। तो डिफेंडेंट ने ये प्ली ली कि सर जो हमने टंकी रखी थी उसके लिए कंसर्न जो था प्लेंटिफ ने दी थी, हम दोनों ने कंसर्न से सहमति से ही टंकी रखी थी, कोई मेरी अकेली की टंकी नहीं थी ऊपर, हम दोनों ने पानी यूज बराबर किया था और करते थे, अब पानी उसमें लीक हो गया, इसके रूम में पहुंच गया, मेरी क्या गलती है। और था डिफेंडर ने डिफेंस लिया किसका, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ की, प्लेंटिफ की कंसेंट भी थी उस टंकी के ऊपर लिए, तो उसको डिफेंस मिल गया। इस केस का नाम है कार्ल स्टेयर्स वर्सेस टेलर, कार्ल स्टेयर्स वर्सेस टेलर। अब हम लास्ट जनरल डिफेंस डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की,
तो ये भी एक जनरल डिफेंस है। अगर डिफेंडेंट कोर्ट में ये प्रूव कर दे कि जो भी मैंने कार्य किया है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, वो कार्य मैंने एक स्टैचू के अंडर रह कर किया है, स्टैचू अर्थात लॉ के अंडर किया है, मेरे को लॉ ने अथॉरिटी दी थी, कानून ने मेरे को अथॉरिटी दी थी वो काम करने के लिए, इसलिए मैंने काम किया, तब भी अपने आप को डिफेंडेंट बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मान लो एक ट्रेन की पटरी बिछ रही है, अब ट्रेन की पटरी बिछ रही है, गवर्नमेंट बिछा रही, ट्रेन की पटरी बिछा रही है, ट्रेन की पटरी, तो गवर्नमेंट को राइट है, गवर्नमेंट को पावर है, कौन दे रहा है, एक स्टैचू दे रहा है, लॉ दे रहा है, हाँ आप ये कर सकते हो। अगर मान लो उस पटरी के बिछने से किसी व्यक्ति को भी नुकसान हो रहा है और वो उस गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल कर देता है कि आप कैसे ऐसा कर सकते हो, मुझे नुकसान हो रहा है, मान लो ट्रेन चलेगी, ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, उससे बंदे को न्यूसेंस क्रिएट होगा, तो जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस ले सकती है स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का कि जो भी हमने कार्य किया वो स्टैचू के अंडर रखकर किया, लॉ के अकॉर्डिंग किया। और जो बंदा केस फाइल कर रहा है उसको कंपनसेशन तो मिलेगा, पर वही कंपनसेशन मिलेगा जो स्टैचू में लिखा होगा कि हमारे ट्रेन की पटरी डालने से प्रभावित लोगों को इतना पैसा मुआवजा मिलेगा, उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो मतलब ये है कि जो डिफेंडेंट है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का भी डिफेंस ले सकता है, इवन दो प्लेंटिफ उसके ऊपर केस फाइल करता है, तो चाहे उसकी गलती ना हो, प्लेंटिफ उसको नो फॉर लाइबिलिटी अंडर लाइबल करना चाहता है, पर वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें हम ब्लॉग्स डालते हैं, वो ब्लॉग आप भी देख सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने टीचर्स मुनीश मुकेश सर को, लॉ विद ट्विंस को प्लीज़ जरूर सपोर्ट करें, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।